अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा, आप देख रहे हैं परचम। हाँ जी, आज वीकली सेशन है और आज पायल मैम नहीं है, मैं आपका सेशन ले रही हूँ बिकॉज देयर इज सम मेडिकल इमरजेंसी एट हर होम। सो आज का सेशन रिविजन सेशन है, ध्यान रखिएगा। दिस इज़ अ रिविजन सेशन। जो भी बच्चे मेरे साथ डेली सीए रोज़ दिन में 12 बजे अराउंड पढ़ते हैं, उन सभी का रिविजन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और जो बच्चे डेली सीए सेशन नहीं देख पाए हैं, मिस किया है या उनको पता ही नहीं है डेली सीए आता है, नए बच्चे हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि डेली अगर करंट अफेयर से जुड़ेंगे तो वहाँ से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी। यहाँ से फिर आप वीकली रिविजन कीजिए। मंथली सीरीज आती है, मंथली रिविजन सेशन आता है, वो रिविजन कीजिए। 6 मंथली रिविजन आते हैं, ईयरली रिविजन आते हैं। तो ये जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना, मैम इतना सारा करंट अफेयर होता है, याद कैसे रखें, तैयारी कैसे करें, यही तरीका है। हम आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हम आपको सेशंस दे सकते हैं, रिविजन तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप डेली सीए फॉलो कीजिए, वीकली रिविजन कीजिए, उसके बाद में मंथली एमसीक्यू रिविजन आता है वो कीजिए। और जो बच्चे डेली वीकली नहीं पढ़ पाते उनके लिए डिटेल वाले मंथली सेशंस भी लिए जाते हैं, वो एक्सक्लूसिव अलग बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने डेली वीकली तैयारी नहीं की है, राइट। और वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक तैयार कर सकते हो खुद को। बट 100% प्रॉपर कवरेज चाहिए तो फिर तो आना ही पड़ेगा डेली सीए सेशन में और करना ही पड़ेगा वीकली रिवीजन, राइट। चलिए, आज हम कौन सा सेशन स्टडी करने वाले हैं? 14 से लेके 20 जुलाई यानी पिछला पूरा हफ्ता जो भी रहा है उससे हम सेशन डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, इस देवीय एनर्जी, इस यूनिवर्सल एनर्जी को अपना गुरु मानते हैं, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको भी मानते हैं, तो आज ट्राई एंड कनेक्ट विद देम फॉर सम टाइम। बहुत थोड़े से टाइम के लिए ट्राई कीजिए, भले से 1-2 मिनट के लिए कीजिए, पर कीजिएगा। एनर्जीज प्ले अ डीप रोल इन आवर लाइव्स, राइट। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, मैं भी एजुकेटर लाइफ के अंदर हूँ। हमें हमारा दिमाग पॉजिटिव, हमारे पूरे दिनचर्या पॉजिटिव रखनी होती है। और जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी से खुद को जोड़ते हैं तो वो करना ईजी हो जाता है, एक पॉजिटिव लाइफ लीड करना ईजी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिएगा टू कनेक्ट विद द डिवाइन और द गुरु, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। और आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को परचम ऐप के ऊपर सभी कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शंस के ऊपर फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला है। सो यू कैन चेक इट आउट अगर कुछ भी प्लान कर रहे हैं बाय करने का। एंड यस, बहुत टाइम से आप लोग, बहुत टाइम तो नहीं, 2-3 दिन हो गए थे जब parchamclasses.in एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ये अपनी वेबसाइट है parchamclasses.in, ध्यान रखिएगा। सो अब नया रूप आपको parchamclasses.in का मिल जाएगा, आप इसको जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। आपको जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो भी आप 1 क्लिक पे यहीं से एक्सेस कर सकते हो। जो रीसेंट अपलोड होंगे वो भी 1 क्लिक पे यहीं से एक्सेस कर सकते हो। पीडीएफ्स अगर एक्सेस करनी है तो ये देखिए ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे पीडीएफ कैटेगरी वाइज सॉर्टेड मिल जाएंगे। सो डू चेक दिस आउट। और अब आप जो भी परचेज करोगे, कार्ट ऑप्शन बना दिया गया है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, इसी तरह से अब आप यहाँ से कर सकते हो। फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका एक अकाउंट बन जाएगा। आपने जो भी परचेज किया होगा, 10 रुपये का पीडीएफ भी लिया होगा, तो आपको अपने अकाउंट में ऑर्डर्स हिस्ट्री के अंदर दिख जाएगा और लाइफ लॉन्ग एक्सेस आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कर सकते हो। गॉट इट। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब आपने कुछ परचेज किया तो मिस नहीं होगा, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में आपको मिलता रहेगा। तो डू चेक दिस आउट। और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ करेंगे रुख। और क्वेश्चन आ रहा है ये, आंसर करते जाइएगा लाइव चैट के अंदर जो बच्चे जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे लाइव चैट में नहीं जुड़े हुए, कोई बात नहीं, आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर हांस वॉन हेंटिग अवार्ड? हांस वॉन हेंटिग अवार्ड जो कि दिया गया विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए रहने के लिए, तो ये किसको दिया गया है? आंसर क्या होगा? के चोकालिंगम जी। के चोकालिंगम जी को ये अवार्ड दिया गया। देखिए, ही इज़ द पर्सन, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं के चोकालिंगम जी, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनको हांस वॉन हेंटिग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू हैव वन दिस अवार्ड, जो कि वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी देती है, राइट। और देन व्हाट एल्स इसमें बताने की मुझे आपको ज़रूरत है? फर्स्ट एशियन भी हैं ये जिनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड विक्टिमोलॉजी, ओके, विक्टिमोलॉजी क्या होती है? विक्टिमोलॉजी, जो भी विक्टिम है, जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जो किसी इंसिडेंट्स का शिकार बने हैं, तो उनकी मानसिकता कैसी होती है, उनकी साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, या फिर वो इंसिडेंट्स क्या था, सामने वाले ने क्या किया नहीं किया, ये सारी चीज़ों की स्टडी करना और उसका इम्पैक्ट विक्टिम के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको स्टडी करना, इसको विक्टिमोलॉजी कहा जाता है। सो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इकोसॉक से लेकर के काउंसिल ऑफ यूरोप, इन सबको भी अपनी कंसल्टेशन देती है। और उन्होंने ये अवार्ड दिया है किसको? के चोकालिंगम जी को।
और के चोकालिंगम जी, लाइक आई वाज टेलिंग यू, फर्स्ट इंडियन एंड प्रोबेबली द फर्स्ट एशियन ऑल्सो जिनको ये अवार्ड मिला है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से डीपली एसोसिएटेड रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चांदीपुरा वायरस? एक नया वायरस देखा गया है चांदीपुरा वायरस, और ये कौन से वाहक से एसोसिएटेड है, यानी चांदीपुरा वायरस लेकर के आता कौन है इंसानों के पास? कौन है भैया वो रिस्पॉन्सिबल इंसान? इंसान नहीं, जंतु, मस्कीटोज, टिक्स एंड सैंड फ्लाई। सो ए इज द राइट आंसर। देखिएगा, चांदीपुरा वायरस जो है उससे करीब 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस तरह की न्यूज़ आई थी गुजरात से। गुजरात के अंदर चांदीपुरा वायरस फैल रहा था, और उसमें भी साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 बच्चे डाई हो चुके थे, यानी डेथ हो चुकी थी उनकी, और कुछ बच्चे बीमार पड़े हुए थे। चांदीपुरा वायरस मेनली बहुत डेडली वायरस है, कम लोगों में होता है, लेकिन अगर हो जाता है तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। और क्यों ऐसा होता है? एक्यूट एनसेफेलाइटिस की वजह से, दिमाग के अंदर सूजन आ जाती है, उसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है। और इसको लाने वाले मस्कीटोज, टिक्स और सैंड फ्लाइज हैं। कोमा में चला जाता है इंसान और मौत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु टुक ओवर एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के 35th विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? आंसर क्या होगा? विदेश सचिव हैं, बाहर जा करके लोगों से हो सकता है डील करना पड़े, या फिर विदेशी काम करने पड़े, तो बड़ी मिश्री जैसी आवाज़ चाहिए, याद करवाया था। सो विक्रम मिश्री जी इज द राइट आंसर। विक्रम मिश्री हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे? एस जयशंकर हैं, ठीक है। सो मिश्री जी जो कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने अब 35th फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे कार्यभार संभाल लिया है। किसको सक्सीड किया, किसकी जगह ली है इन्होंने? विनय मोहन क्वात्रा जी की जगह ली है। मिश्री जी की खास बात क्या है? 3 प्राइम मिनिस्टर्स के पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव के तौर पे काम कर चुके हैं। आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, और इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना भी रह चुके हैं, गलवान वैली जो पूरा क्लैश चल रहा था उसके बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे डज हरेला फॉल अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर? हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से हरेला फेस्टिवल कब आता है? हरेला फेस्टिवल कहाँ का मुख्य त्यौहार है? उत्तराखंड का है, हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। सो हरेला पड़ता कब है? आंसर क्या होगा? कौन से महीने की शुरुआत पे हरेला मनाया जाता है? श्रावण मास की शुरुआत पे। अभी आज पूर्णिमा है, आज आषाढ़ महीने का आखिरी दिन है। अब कल से सावन लग जाएगा। अगर आप नेचुरल नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो मेजर हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, नेशनल हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत अगर आप बोलोगे, उसके हिसाब से श्रावण कल माना जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर श्रावण मास ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसके फर्स्ट डे को हरेला त्यौहार ऑलरेडी मनाया जा चुका है। सो हरेला क्या है? हरेला मॉनसून को ऑगमेंट करने के लिए, मॉनसून के आगमन को करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब जैसे ही श्रावण लगेगा, देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग तीज त्यौहार मनाए जाएंगे, राइट? तो उत्तराखंड में सावन लग चुका है उनके कैलेंडर के हिसाब से, और हरेला त्यौहार ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल है। मॉनसून आ रहा है, हम नई फसल उपजाएंगे, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित भी सेलिब्रेशन किया जाता है। सो दिस इज हरेला फेस्टिवल। श्रावण मास, श्रावण या कर्क संक्रांति भी कहा जाता है इस टाइम। संक्रांति मतलब होता है सूरज एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहा है, तो अभी सूरज कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, और जो फर्स्ट डे होता है श्रावण मास का उत्तराखंड में, उसको हरेला के तौर पे मनाया जाता है। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल ऑल्सो, हिमाचल में जैसे रेयाली, कांगड़ा के अंदर, शिमला, सिरमौर में, दखरैन, जुब्बल और किन्नौर रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में इस त्यौहार को इस नाम से मनाया जाता है। ठीक है, ओके। सो अगला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के हिसाब से आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। या तो एक करेक्ट होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव सही होंगे। सो चंडीगढ़ वर्स्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी था? नहीं। मेघालय फ्रंट रनर कैटेगरी था? फ्रंट रनर यानी सेकंड बेस्ट कर रहा है? नो। उत्तराखंड केरला ने 79 स्कोर किया है? बिल्कुल सही है। सो ओनली 3, सी विल बी द राइट आंसर। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज किया गया ताकि हम जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है, उस पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसकी स्टडी की जा सके। अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैसा कर रहे हैं और इंडिया एज अ नेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो उसकी जो की फाइंडिंग्स थी वो निकल के आई। ये SDG इंडिया इंडेक्स किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने। कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। पहले तो यहां तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले एडिशन कब रिलीज किया गया था? 2018 में किया गया था। इस बार का जो इंडेक्स है उसको सुमन बेरी जी ने रिलीज किया है, राइट?
नेशनल प्रोग्रेस सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कितने इंडिकेटर्स पे देखी गई? 113 इंडिकेटर्स पे सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को स्टडी किया गया और अक्रॉस 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, पर गवर्नमेंट की जो रिलीजेस हैं उनके हिसाब से 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ये सारे डेटा लाया गया। उन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे परफॉर्मेंस 113 इंडिकेटर्स के हिसाब से जांची गई। समझ गए? यानी कि 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, लेकिन इन 16 में आप काम कैसे कर रहे हो, कैसा अचीव कर रहे हो, क्लाइमेट के लिए कैसा कर रहे हो, वाटर के लिए कैसा कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कैसा कर रहे हो, उसके लिए फर्दर इंडिकेटर्स रखे गए। तो वो टोटल 113 इंडिकेटर्स हैं 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। जो स्कोर दिए गए वो 10 से 100 यानी 0 to 100, 0 से 100 के बीच में दिए गए और 4 कैटेगरी के अंदर कुल मिला के स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर डिवाइड किया गया। अचीवर, जिन्होंने परफेक्ट 100 स्कोर लाया हो, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था। किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हम 100 स्कोर नहीं लाए हैं, अभी दुनिया का कोई भी देश नहीं लाया है। फ्रंट रनर यानी सेकेंड बेस्ट, अगर हमारा स्कोर 99 और 65 तक का है तो फ्रंट रनर हो गया, परफॉर्मर हो गए और एस्पायरेंट्स हो गए। तो देखिएगा ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 जो यूएन ने बनाए हैं। अब अगर हम इंडिया एज अ होल की बात करें तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एसडीजी पे, जहां 2018 में हमारा स्कोर 57 था 100 में से। 2018 जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स शुरू किया गया था, अब वो बढ़कर के 2023-24 में 71 पहुंच गया है। और कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आउट ऑफ दो 16 जिसमें हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट हमने ग्रोथ दिखाई है, वो है एसडीजी 13, एसडीजी 13 जो क्लाइमेट एक्शन से डील करता है। तो जहां हम 21-22 में 54 स्कोर पे थे, अभी 67 पे पहुंच गए हैं। उसके अलावा अगर हम की फाइंडिंग्स देखें नेशनल लेवल पे, तो एक तो हमने देखा हमारा कंपोजिट स्कोर इंक्रीज हो गया है। बाकी जो गोल्स हैं जैसे गोल 1, 8, 13, 15 इनमें भी हम अच्छा कर रहे हैं, सेकेंड बेस्ट फ्रंट रनर कैटेगरी में। गोल 13 में हमारा हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है। देन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो सारे स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट शो किया है ओवरऑल स्कोर के अंदर। टॉप स्टेट्स कौन से रहे? उत्तराखंड, केरला, 79 ईच इनका स्कोर रहा, राइट। और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहा, उसका स्कोर 78 रहा। टॉप यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, ठीक है, टॉप यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ रही, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी। बिहार का परफॉर्मेंस सबसे नीचे रहा। टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी थे जो फ्रंट रनर यानी 65 से 99 स्कोर के बीच में आए हों? और 99 नहीं, शायद 95 था स्कोर, लेट मी जस्ट चेक वंस। 99 ही था, ओके। 69 से 99 के बीच में टोटल कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी आए हैं? 32, ओके, 32 स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरी। 4 स्टेट्स इन परफॉर्मर यानी इनसे नीचे वाली कैटेगरी के अंदर परफॉर्मर, वो मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। और देखिए बिहार का परफॉर्मेंस सबसे कम है, स्कोर सबसे लो है 57, राइट। अच्छा, 2018 से अगर अभी तक का हम कंपैरिजन करें, सो 2018 से लेके 23-24 तक सबसे फास्टेस्ट मूविंग स्टेट उत्तर प्रदेश रहा है और फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी को भी इन्वॉल्व कर ले तो ये था एसडीजी इंडिया इंडेक्स का पूरा एक ब्यौरा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया है, मतलब हम फ्रंट रनर कैटेगरी की तरफ मूव कर जा रहे हैं। ये ब्लू है हमारा परफेक्ट अचीवर, वो किसी भी स्टेट को नहीं मिला है। ग्रीन पोर्शन बढ़ता ही जा रहा है 18 से लेकर के 23-24 के अंदर। सिर्फ ये 4 स्टेट्स हैं जो कि रह गए हैं और ये 4 परफॉर्मर्स में आते हैं, अभी हमने देखा ही था, ओके। ये टॉप 3 स्टेट्स हो गए और ये लेगार्ड्स हैं यानी बॉटम 3 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024? कितने गोल्ड मेडल भारत जीत करके लाया है 35th अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 में, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर कंडक्ट किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड हमने जीते, 1 गोल्ड जीता है और सिल्वर उसके साथ में हमने टोटल 3 जीते हैं। सो 3 सिल्वर 1 गोल्ड, हम टोटल 4 मेडल्स लेकर के आए हैं इस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर। और जो गोल्ड जीता है वो वेदांत साकरे ने जीता है, जो मुंबई महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नीति गियर शिफ्ट चैलेंज? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज है, उसका प्राइमरी फोकस क्या है? सो नीति गियर शिफ्ट चैलेंज किसका है, क्या है, वो देखेंगे अभी। जिनको नहीं पता, जिनको पता है बताइए। प्राइमरी फोकस है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। किससे डील करता हुआ है? फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को ग्रीन बनाना, यानी कि
जीरो एमिशन वाले फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चालू करना, बी विल बी द राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगी, ऑप्शंस में इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। नीति आयोग ने अनाउंस किया नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के तहत। अब देखिए हमारा जो रोड फ्रेट होता है, यानी रोड से जो सामान लाया ले जाया जाता है, वो एक बड़ा चंक रखता है हमारे CO2 एमिशंस का जो रोड ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। रोड पे गाड़ियां भी चलती हैं, स्कूटी भी चलती है, बसेस भी चलती हैं, ट्रक्स भी चलते हैं, और ये सामान लाने ले जाने वाले ट्रक्स भी चलते हैं। सो ये जो रोड फ्रेट है वो 40% CO2 एमिशन पूरे रोड ट्रांसपोर्ट का करता है, और ये 55% एनुअल डीजल कंजम्पशन भी करता है। तो अगर हम इसको जीरो एमिशन ट्रक से रिप्लेस कर दें तो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट की भी हेल्प हो जाएगी और हमारा डीजल भी बचेगा, राइट। अल्टीमेटली फिर एनवायरनमेंट की हेल्प होगी, बिकॉज हम डीजल निकालते ही हैं ज़मीन से, क्रूड जो निकालते हैं। सो एम क्या है, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स लाए जाएंगे गेयर शिफ्ट चैलेंज के तहत। अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अकेडमिशियंस हैं, वो सब ऐसे आइडियाज़ आपको देंगे जिससे कि आप इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स लाइए कि हम कैसे जो हमारे ट्रक्स हैं भारत में उनको जीरो एमिशन वाला बना सकते हैं। और इसी के लिए चैलेंज लाया गया है, गेयर शिफ्ट चैलेंज फॉर जीरो एमिशन ट्रक्स अडॉप्शन। कौन लेके आया है? नीति आयोग लेकर के आया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम क्या रही? आंसर क्या होगा? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूथ की स्किल्स शांति और विकास के काम में लगनी चाहिए। सो डी इज द राइट आंसर। यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया गया? 15 जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको ऑब्जर्व करती है। इन्होंने शुरुआत की, इसकी थीम रही यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, विथ रेफरेंस टू थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, किससे रिलेटेड है? थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और आपको आंसर बताना है दोनों स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। नॉट करेक्ट कौन सा है? इट विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल। देखिए ये जो टनल है ना, थाने बोरीवली ट्विन टनल, ये पीएम मोदी जी ने अभी इसका नींव का पत्थर रखा है, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा है, जब वो महाराष्ट्र दौरे पे थे। और फिनटेक कैपिटल बनाना चाह रहे हैं मुंबई को, और इसके लिए डेवलपमेंट काम चलेंगे। तो थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्विन टनल प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल सही है। क्या ये डिस्टेंस रिड्यूस करेगा थाने और बोरीवली के बीच में टू 15 किलोमीटर्स? नो नो नो। सो दिस इज रॉन्ग। ओनली 2 इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब देखिए डिस्टेंस कितना रिड्यूस करेगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, 12 किलोमीटर्स। 12 किलोमीटर्स रिड्यूस करेगा, इसलिए वो ऑप्शन रॉन्ग है। और अब इसके फटाफट से नुआंसेस देख लेते हैं। मुंबई को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाने के लिए पीएम मोदी जी ने 29,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए मुंबई के अंदर, जिनके अंदर मेजरली 2 ट्विन टनल प्रोजेक्ट शामिल हैं। एक है गोरेगांव मुलुंड रेल लिंक रोड, और दूसरा है थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, राइट। इन दोनों की ही लागत मिलाकर के 23,000 करोड़ की आएगी, और उसमें से ये वाला टनल प्रोजेक्ट जो है ट्विन टनल थाने बोरीवली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुंबई और उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी को काफ़ी इंप्रूव करेगा। अब जो आप ये देख रहे हो थाने बोरीवली ट्विन टनल, तो बोरीवली और थाने को कनेक्ट करने का काम करेगा, और इंडिया का लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अर्बन टनल होने जा रहा है। ये रिड्यूस कर देगा डिस्टेंस दोनों जगहों के बीच में 12 किलोमीटर्स से, एंड साथ ही साथ 55 मिनट से ट्रैवल टाइम को भी रिड्यूस कर देगा। उसी के साथ में और भी इनॉग्रेशन किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी शामिल थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करने से रिलेटेड। देन अच्छा, जब पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र दौरा किया तो उन्होंने आईएनएस टावर इन मुंबई आईएनएस टावर इन मुंबई को भी इनॉग्रेट किया। आईएनएस टावर इन मुंबई क्या है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटेरिएट यानी हेडक्वार्टर। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का हेडक्वार्टर जिसको आईएनएस टावर कहा गया, वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? मुंबई के अंदर इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट किनाबालू एट द फास्टेस्ट स्पीड पे माउंट किनाबालू को क्लाइम करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? और आंसर इज नीतीश सिंह बन गए हैं। सो नीतीश सिंह हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट किनाबालू एट द फास्टेस्ट स्पीड। ये है नीतीश सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और माउंट किनाबालू कहाँ है भाई? ये है मलेशिया की हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया इज माउंट किनाबालू, और सिर्फ 19 घंटों के अंदर इन्होंने इसको चढ़ करके अपना ट्राई कलर हॉइस्ट कर दिया। सो नीतीश सिंह इज द आंसर।
नेक्स्ट, लखनऊ's फेमस दशहरी मैंगोज बी एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? लखनऊ के जो दशहरी आम हैं वर्ल्ड फेमस हैं, पर पहली बार किसी एक देश के अंदर एक्सपोर्ट किए जाने हैं। वो देश कौन सा है जहां पहली बार लखनऊ के दशहरी आम एक्सपोर्ट किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो सीएम योगी जी ने अभी आम महोत्सव ऑर्गेनाइज करवाया था, उसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और 120 वेराइटीज ऑफ मैंगोज थे, और 160 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार यूएस के अंदर दशहरी आम एक्सपोर्ट किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन विंबलडन विमेन सिंगल्स टाइटल 2024? विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल 2024 किसने जीता? आंसर क्या होगा? बारबोरा क्रेचिकोवा ने जीता है, राइट। एंड मेल्स में भी देख लीजिए, कार्लोस अल्कराज। सो बारबोरा क्रेचिकोवा एंड कार्लोस अल्कराज विमेन एंड मेन सिंगल विंबलडन टाइटल जीतने वाले दोनों खिलाड़ी बन गए। विंबलडन ग्रैंड स्लैम में आता है, राइट। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं पूरे साल में, इनको टेनिस मेजर भी कहा जाता है। सो बारबोरा क्रेचिकोवा चेक रिपब्लिक से हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं। बारबोरा ने हराया है जैस्मिन पाओलिनी को, कार्लोस अल्कराज ने हराया है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच पिछले सीजन में भी कार्लोस अल्कराज से हारे थे, ठीक है। और बारबोरा क्रेचिकोवा का ये पहला मेडन विंबलडन विमेन सिंगल्स टाइटल है। नाउ ओके, सो ये आपको कुछ स्टैटिक दे दी गई है कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, और इसी क्रम में होते हैं जनवरी, मई, जून, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पुराना इनमें से कौन सा है? विंबलडन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम सारे ग्रैंड स्लैम किसने कितने जीते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स उसकी बात करें तो 24 मेल्स और 24 फीमेल ग्रैंड स्लैम इवेंट जीत करके टॉप पे हैं नोवाक जोकोविच एंड मार्गरेट कोर्ट। ये अपडेटेड कंटेंट ध्यान रखिएगा, मार्गरेट कोर्ट एंड नोवाक जोकोविच दोनों ने 24 इंडिविजुअल ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर करिए। ऑन विच डे ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ डज खर्ची पूजा आकर? खर्ची पूजा आषाढ़ के महीने में कौन से दिन मनाई जाती है? आंसर क्या होगा? और खर्ची पूजा कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा के अंदर मनाई जाती है। तो खर्ची पूजा आषाढ़ की अष्टमी को मनाई जाती है। दिस ए इज द राइट आंसर। खर्ची पूजा त्रिपुरा का एक बहुत फेमस उत्सव है, फेस्टिवल भी है, और ऑस्पिशियस टाइम भी होता है जिसमें अपने किए हुए कर्मों के लिए एक तरह से माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से। और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि जुलाई अगस्त टाइम में जो न्यू मून है, अमावस है, उसके बाद जो 8वां दिन आएगा उसको हम आषाढ़ शुक्ल अष्टमी कहते हैं। खर का मतलब होता है सिन और ची का मतलब होता है क्लीनिंग करना, तो आप अपने सिंस की यानी अपनी खताओं की माफ़ी मांग रहे होते हो। और ये चतुर्दशा देवता टेम्पल जो है त्रिपुरा का, वहाँ पे ये होता है। 14 गॉड्स होते हैं और उनको ले जा करके स्नान करवाया जाता है साइद्रा रिवर के अंदर, और वापस ला करके मंदिर में विराजमान करवाया जाता है। और ये पूरा जो काम है ये कौन करते हैं? चांताई करते हैं। चांताई रॉयल प्रीस्ट हैं त्रिपुरा के, और वही ये पूरा काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कमिंग योर वे। वेयर इज एशियाज फर्स्ट CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लोकेटेड? एशिया की पहली CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ इनॉग्रेट की गई? आंसर क्या होगा? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इनॉग्रेट की गई है। और अब देखते हैं इसके बारे में, किसने इनॉग्रेट की? सबसे पहली बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। ये यहाँ पे क्या होगा ऐसा? सो यहाँ पे पहले मैं ये बता देती हूँ फैसिलिटी है क्या, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट की एशिया की पहली CEPI यानी कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI है। ये एक बॉडी है जो कि वैक्सीन्स बनाने का काम करती है। एडवांस्ड डिजीजेस जो कि हमारी सांस के थ्रू बॉडी के अंदर जाती हैं और हमारे श्वसन सिस्टम को यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं, ओवरऑल भी अफेक्ट करती हैं, उनके ऊपर वैक्सीन R&D करने का काम ये बॉडी करती है। इसकी जो लैब्स हैं वो कुछ ही जगहों पे हैं, कुछ ही देशों में, और अब इंडिया में पहली लैब जो कि CEPI ने अप्रूव की है कि हाँ जी आपको हमारा अप्रूवल है, आप हमारे एक तरह से सर्टिफाई हो जाते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आपकी जो वैक्सीन है की R&D है वो अच्छी चल रही है। सो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी फरीदाबाद हरियाणा में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रिक THSTI यानी ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस नाम से पहली लेबोरेटरी है। ठीक है, लैब का नाम क्या है? आप अगर देखोगे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो कि फरीदाबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल से जुड़ा हुआ है। और ये एशिया की पहली लेबोरेटरी बनती है
एशिया की पहली लेबोरेटरी और वर्ल्ड की 9th ऐसी लेबोरेटरी जिसको CEPI का एक्रेडिटेशन मिला है। CEPI स्विट्जरलैंड बेस्ड है और सिर्फ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, US के अंदर अभी तक इसकी लैब्स देखी जाती हैं। ब्रिक THSI की हम बात करें तो ये बायो सेफ्टी लेवल 3 पैथोजेंस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी। ये बहुत पोटेंशियली सीरियस पोटेंशियली लीथल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कोविड-19 हो गया, जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस हो गया, येलो फीवर हो गया, तो इनके ऊपर R&D करने का काम ये करेंगी। ठीक है, फरीदाबाद, हरियाणा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सरीनेम? सरीनेम या सुरीनेम में इंडिया के अगले राजदूत कौन हैं? मैंने आपसे कहा था, आपने मुझसे मेरा सरनेम पूछा, मैंने बोला मैं गुप्त रखना चाहूँगी, मैं क्यों बताऊँ अपना सरनेम आपको। सो सुभाष प्रसाद गुप्ता जी इज़ द राइट आंसर। देखिएगा, साउथ अमेरिका के अंदर ये एक कंट्री है सुरीनेम, और यहाँ पे सुभाष प्रसाद गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है इंडिया के अगले एम्बेसडर के तौर पे। सुरीनेम की कैपिटल इज पैरामारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, हु हैज रिसीव्ड 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी? किसका नाम सामने आया है फॉर 2024 IMO अवार्ड एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी दिखाने के लिए? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इन्होंने, इनकी जो शिप थी उस पर आग वाग लग गई, फिर भी लोगों को बचा करके इन्होंने अपनी ब्रेवरी का प्रदर्शन किया। कौन है? कैप्टन अविलाश रावत, और उनके क्रू को ये अवार्ड IMO से मिलना है। ठीक है जी। सो इंडियन शिप कैप्टन एंड क्रू को एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है रेड सी रेस्क्यू के लिए बाय IMO, और IMO के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? लंदन के अंदर हैं। जो अवार्ड सेरेमनी होगी वो दिसंबर के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, जैसे कि हम वीडियो गेम खेलते हैं इसी तरह से ओलंपिक्स भी अब हर साल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो पहले जो ई स्पोर्ट होने हैं 2025 में, कौन सी कंट्री है जो उसको होस्ट करेगी? और 12 सालों तक जो ओलंपिक काउंसिल है उन्होंने इन्हीं के साथ में टाइप किया कि 12 सालों तक आप ही ई स्पोर्ट होस्ट करोगे। द आंसर इज सऊदी अरेबिया। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC जो है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ में एक टाइप किया है, 12 साल का अग्रीमेंट किया है ई स्पोर्ट ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टार्टिंग 2025 से हो जाएगी। ऑल्दो समर विंटर ओलंपिक IOC ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन उस तरह से 4-4 साल में ये ई स्पोर्ट्स नहीं होंगे, हर साल होंगे, और इनको गवर्न करने के लिए अलग से बॉडी भी बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ BSNL? भारत संचार निगम लिमिटेड। हेलो फोन, राइट? तो उसके नए CMD कौन बने हैं? ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। याद है DLCA वाले बच्चों, याद किया था ऐसे? सो रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं नए CMD BSNL के। ये हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि जी, और इनको नया CMD बना दिया BSNL का। इन्होंने रिप्लेस किया है PK पुरवर जी को। BSNL जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्ड है, सन 2000 से इनकॉर्पोरेशन में है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कमोमरेट्स द अडॉप्शन ऑफ विच सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रीटी? ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसको अपनाने की याद में हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं हर साल? आंसर क्या होगा? रोम स्टैट्यूट वो इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसको अडॉप्ट किया गया था, और इसी की याद में हम वर्ल्ड LB आएगा यहाँ पे, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाते हैं। 17, यहाँ बड़ी सारी मिस्टेक्स हैं। 17 जुलाई, ओके। सो 17 खतरा है, तो चलिए जस्टिस के पास चलते हैं थोड़ा। सो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस भी इसको कहा जाता है। और 17 जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था। उसी की वजह से आगे चल के काफ़ी सालों बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ICJ दोनों अलग होते हैं। ICC एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये दोनों अलग हैं। ये नेशनल लेवल पे काम करता है, देशों के ऊपर केस चला सकता है, देशों से बातचीत कर सकता है, और ICC इंडिविजुअल लोगों के ऊपर केस चला सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, सो ICC हैंडल्स प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, वेयर एज ICJ हैंडल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स यानी देश हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दोनों ही हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? हेग नीदरलैंड्स के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। और इंडिया रोम स्टैट्यूट की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से ICC आया था एग्जिस्टेंस में, तो ना हमने उसको साइन किया ना रेटिफाई किया है, हम इसका हिस्सा नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ
बहुभाषा शब्दकोश इनिशिएटिव। बहुभाषा शब्दकोश, बहुत सारी लैंग्वेज की डिक्शनरी है ना। बहुभाषा शब्दकोश का पर्पस क्या है? सो ऑनलाइन कोर्सेज इंडियन लैंग्वेजेस में देना, सिंगल पॉइंट रेफरेंस फॉर ऑल वर्ड्स इन एन इंडियन लैंग्वेज एंड मीनिंग, एंशिएंट लैंग्वेज मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करना, लैंग्वेज लर्निंग एप्स। देखो बहुभाषा शब्दकोश है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, तो कहीं ना कहीं वर्ड्स से होगी। सो सिंगल पॉइंट रेफरेंस देना, जितने भी इंडियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं सब एक ही जगह पे मिल जाएं, ये उद्देश्य है बहुभाषा शब्दकोश का। बी विल बी द राइट आंसर। अब ये सब किससे डील करता है? बहुभाषा शब्दकोश कहाँ से आया भाई? सो अस्मिता प्रोजेक्ट से आया। अस्मिता प्रोजेक्ट है जो कि, गिव मी अ मोमेंट, या अस्मिता प्रोजेक्ट है जिसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, और इसको लॉन्च किया गया। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यूजीसी है, दोनों ने मिलकर के अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और ये क्यों किया गया? ताकि 22,000 बुक्स, हमारी जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर अगले 5 सालों के अंदर कन्वर्ट की जा सकें। 22,000 बुक्स कितनी लैंग्वेजेस में? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में अगले 5 इयर्स के अंदर। और यूजीसी और भारतीय भाषा समिति ने भी कोलैबोरेट किया है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ही आती है ये भारतीय भाषा समिति, ताकि एक बहुभाषा शब्दकोश भी रेडी किया जा सके, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट भी किया जा सके और रियल टाइम ट्रांसलेशन भी दिया जा सके, यानी आपने किसी एक लैंग्वेज में लिखा और वो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये है अस्मिता बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े हुए इनिशिएटिव जो कि अभी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है जी, तो यहीं पे ये चीज़ बता दी गई है। चलो आगे। विच कंट्री वन यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप 2024? यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने जीती है। और यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप, राइट, यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 स्पेन जीता है। हराया किसको है? इंग्लैंड को हराया है। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया है और ये 2024 यूरो बर्लिन के अंदर कंडक्ट किया गया। और इसी के साथ साथ ये देख लीजिए कि अर्जेंटीना ने 16th कोपा अमेरिका टाइटल जीता, राइट। तो एक हमने स्पोर्ट का दिया तो दूसरा भी हमने यहीं पे आपको दे दिया। कोपा अमेरिका टाइटल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है 16th रिकॉर्ड टाइम, यानी इतने सारे कोपा अमेरिका टाइटल अभी तक किसी ने नहीं जीते थे फुटबॉल के। अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हराया है। मायामी के अंदर ये इवेंट खेला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशंस टीम वन रोबोट कॉम्पिटिशन डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024? डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 प्रसार भारती और आईआईटी कौन सी आईआईटी है जो साथ में इन्वॉल्व थी? यही आपसे नहीं, आपसे तो पूछा जा रहा है जीता किसने है। सो निर्मा यूनिवर्सिटी ने जीता है। डी विल बी द राइट आंसर। एंड किसने ऑर्गेनाइज किया? प्रसार भारती के साथ में मिलकर के आईआईटी दिल्ली ने किया। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती जो कि डीडी न्यूज़ और हमारे आकाशवाणी को देखते हैं। सो प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के डीडी रोबोकॉन 2024 होस्ट किया, जिसके अंदर रोबोटिक्स से रिलेटेड और एडवांस एआई वगैरह से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हुए। जीता किसने है इसको? निर्मा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जीता है। अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आगे एशिया पैसिफिक लेवल का जो कॉम्पिटिशन होगा वियतनाम में, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवे 101? आपको 4 रिवर्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है नेशनल वाटरवे 101 जो है उसमें इनमें से कौन सी रिवर हैं जो कि एक पार्ट हैं। आंसर क्या होगा? टीजू रिवर। टीजू रिवर विल बी द राइट आंसर। और टीजू रिवर कहाँ बहती है जी? नागालैंड। कहाँ बहती है? नागालैंड। सो टीजू जुंकी रिवर टू बूस्ट नागालैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं शिपिंग पोर्ट वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने अनाउंस किया कि बहुत ही जल्दी हम जो ये टीजू रिवर है और जो जुंकी रिवर है, जुंकी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है टीजू की, यानी आकर के टीजू में मिलती है। सो टीजू जुंकी रिवर जो है वो कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ली जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी नागालैंड की तरफ बढ़े। साथ ही साथ दोयांग रिवर लेक जो है वहाँ पे भी फेरीज और जेटीज चलाई जाएंगी ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और ये जो रिवर है टीजू रिवर, ये नेशनल वाटरवेज 101 का हिस्सा है। अगर आप यहाँ देखोगे सो टीजू रिवर जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड से ये आपको टीजू रिवर आती हुई दिख रही है और यहाँ से जुंकी आती है, वो टीजू में मिलती है और फिर आगे टीजू जाती है और फिर ये आगे म्यांमार में चली जाती है। ठीक है, और म्यांमार में जाकर के ये मिलती है किससे?
ये चिदविन रिवर से मिलती है, जो आगे जाके फिर किस में मिल जाएगी, इरावदी रिवर में। अब इरावदी रिवर आपने सुना होगा, म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर है, इरावदी डॉल्फिन्स भी हम पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टीजू रिवर। जुंग की ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है टीजू की, और टीजू नेशनल वाटरवे 101 यानी 101 पे पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग। 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग की थीम आपसे पूछी जा रही है, क्या रखी गई, क्या आंसर होगा, ये आंसर होगा सी, 21st सेंचुरी से रिलेटेड थीम है। सो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 ऑर्गेनाइज किया गया 14 से 23 जुलाई, मतलब चल रहा है नई दिल्ली के अंदर, और इंडिया होस्ट करेगा 46th सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का। ठीक है, पहली बार हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, और इसी में डिसाइड किया जाता है कौन कौन सी धरोहर स्थल हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। ये जो मीटिंग होगी ये 21 से 31 जुलाई होगी, 21 to 31 जुलाई। उसी के पहले हम यंग प्रोफेशनल्स का फोरम रख रहे हैं, और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो इस मीटिंग के अंदर सारी बातचीत की जाएगी यंग प्रोफेशनल्स के साथ में, और थीम रखी गई है वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी, बिल्डिंग कैपेसिटीज, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। उत्तराखंड फर्स्ट बर्ड गैलरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। उत्तराखंड पहली बार एक अपने बर्ड गैलरी लेकर के आया, पूरी डिजिटल बर्ड गैलरी है, और उत्तराखंड में बहुत सारी बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। सो आपसे पूछा जा रहा है कौन से शहर के अंदर ये बर्ड गैलरी ओपन की गई है। आंसर क्या होगा, देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर। सो इस तरह की बर्ड गैलरी है, पिक्सल्स तो फट गए हैं पर ऐसे ही देख लीजिए। उत्तराखंड ओपन्स फर्स्ट एवर बर्ड गैलरी इन देहरादून, और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बर्ड्स के दिखाए जाएंगे। पूरे भारत में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज रिसेंटली अचीव्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग मोर देन 1.1 मिलियन सैपलिंग्स इन अ सिंगल डे। कौन सा शहर है जिसने 1.1 मिलियन 11 लाख पेड़ एक ही दिन में लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आंसर हो जाएगा इंदौर। हमने मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, एमपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो एमपी में भी एक शहर है इंदौर, उसके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। तो एमपी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 11 लाख ट्री लगा करके। और क्यों लगाए, क्या चल रहा था? एक पेड़ देश एक पेड़ माँ के नाम, ये पूरी कैंपेन चल रही थी, जो कि हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को लॉन्च की थी, पीएम मोदी जी ने लॉन्च की थी। उसी के तहत अलग अलग जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। इंदौर में अकेले एक ही दिन के अंदर 11 लाख पेड़ लगा करके विश्व कीर्तिमान बनाए। इससे पहले असम के नाम ये रिकॉर्ड था। ठीक है जी, सो फार सो गुड। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना अभी तक आपसे? चलिए इनके आंसर दीजिए, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन जरूर डालने की सोचूंगी। द अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स, ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, आपसे पूछा जा रहा है। एंड आंसर क्या होगा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड, अब ये न्यूज़ क्यों आई? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के को चेयर के तौर पे सुमंत सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। अब ये जो पूरा अलायंस है, ये क्या करता है? सीईओस का अलायंस है, क्लाइमेट से रिलेटेड इनकी कंपनीज काम करती हैं, और ये अलायंस बना करके डिस्कशन करते हैं और क्या क्या बेटर किया जा सकता है, और उसके को चेयर बनाया सुमंत सिन्हा जी को। ठीक है, और ये चेयरमैन एंड सीईओ हैं रिन्यू कंपनी के, जिसने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं, करीब 21 मिलियन कार्बन एमिशंस मिटिगेट किए हैं 2 साल में, कार्बन एमिशन कम किए हैं। राइट, देन व्हाट एल्स? बस ठीक है, आगे चलेंगे। ये जो आप देख रहे हो सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, यानी कौन इस अलायंस के पीछे है, कौन ये अलायंस करवाता है ऑर्गेनाइज? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करवाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की थीम पूछी जा रही है जी। तो पहले तो आप थीम देखेंगे, थीम क्या है? इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। आज भी हमारे हाथ में है कि हम गरीबी और असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो है, उससे लड़ सकें। नेल्सन मंडेला डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही हैज़ फॉर ईयर्स फॉट फॉर द राइट्स ऑफ अफ्रीकन पीपल। 67 मिनट्स सब कुछ ना कुछ अच्छा करें, दूसरों को सर्व करें, इस बार का ऐसा एक कॉल लिया गया। क्यों? क्योंकि 67 ईयर्स नेल्सन मंडेला जी ने डेडिकेट किए थे पब्लिक सर्विस में साउथ अफ्रीका के अंदर।
राइट। और ये जो डे है इसको 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया था कि ऐसा एक डे मनाया जाएगा। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इस बार की थीम है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1993 के अंदर नेल्सन मंडेला जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो इन्होंने शेयर किया था उस समय के साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ में, FW डे क्लर्क के साथ में। फिर 1994 में अगले ही साल ये खुद प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के। इंडिया ने भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ है नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, आपको मुझे बताना है कौन से साल में ये भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला जी को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ नॉवल बाय टिम वॉकर दैट कमोमरेट्स 40th एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, मतलब मिडनाइट पे हुई थी, उस समय के जो पूरा प्रकरण हो रहा था उसको लिखते हुए टिम वॉकर जी ने एक किताब लिखी है अपनी। वो उस समय वहीं पे मौजूद थे, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह का काम कर रहे थे। तो 40 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं इस ट्रेजेडी को, उसकी याद में किताब लिखी है टिम वॉकर जी ने। क्या नाम है? नाम है प्रिजनर ऑफ भोपाल, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। आज भी उन्हीं भोपाल की यादों में ये कैद हैं, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। सो दिस इज द बुक बाय टिम वॉकर। ये अभी भी वॉक कर रहे हैं उन्हीं यादों में। व्हाट इज द फोकस ऑफ वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम क्या है वो तो अभी देखेंगे, इसका फोकस क्या है वो देखिएगा। चलिए बताइए। इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेजेस, एनहांसिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हम चाह रहे हैं रिसर्च एनहांस हो जाए और इसीलिए हर एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट लेगा। अगले 5 सालों तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा और उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो साइंटिस्ट या उसकी टीम मिलकर डिटेल रिसर्च करेंगे ताकि हम एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में और बेहतरी कर सकें। और ये सब कब डिसाइड हुआ? 96 ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया गया। देखो ICAR का जो फाउंडेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका फाउंडेशन 15 जुलाई को आता है। तो तभी ये 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया और इसके अंदर नई दिल्ली के अंदर ही प्रोग्राम रखा गया। काउंसिल ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए, 100 दिन 100 वेराइटीज़ हम नई डेवलप करेंगे, 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम काम करेंगे और वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट पे काम होगा। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव करेगा और हर साल में, जैसा मैंने आपको बताया, अगले 5 सालों तक ये काम चलेगा। इस साल किस तरह की चीज़ पे काम करेंगे साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट के तहत? तो हाई यील्डिंग ऑयल सीड्स और पल्सेस वैरायटी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। हर साल एक थीम लेकर के और उसके ऊपर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वन गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एट इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप? तो बताइए, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक जी। एक सैंड आर्ट बना रहे हो और इमेजिन कीजिए सुदर्शन चक्र से आपने उसको काट दिया। इमेजिन कर लीजिए, याद रह जाएंगे पटनायक जी, सुदर्शन पटनायक। सो ये सैंड आर्ट उन्होंने बनाई और इसकी वजह से इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है रशिया के अंदर और ये खुद भी पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं भारत में 2014 के अंदर। सुदर्शन पटनायक जी को गोल्ड मिल गया है और कहाँ? इंडियन सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हुई और इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। इन्होंने जो पूरी सैंड आर्ट बनाई है किसकी बनाई है? महाप्रभु जगन्नाथ जी की बनाई है। What aspect of governance in Jammu and Kashmir have been affected by amended transaction of business of government of UT of Jammu and Kashmir Second Amendment Rules 2024? बड़ा सा सवाल है, समझिएगा। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ना एक संशोधन किया गया और उस अमेंडमेंट का नाम क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2024। संशोधित जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्य संचालन द्वितीय संशोधन नियम 2024। अब इससे जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नेंस चल रही थी, जो शासन चल रहा था, उसमें क्या चेंज आएगा? एजुकेशन हेल्थ सर्विस के अंदर कोई चेंज आएगा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में आएगा, टूरिज्म कल्चरल अफेयर में आएगा, पुलिस पब्लिक ऑर्डर, इन सब के अंदर आएगा। सो पुलिस पब्लिक ऑर्डर ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसफर एंड पोस्टिंग वाले क्षेत्र के अंदर इससे बदलाव आएगा। पहले डायरेक्ट रिपोर्टिंग इन सारे डिपार्टमेंट्स की लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को नहीं होती थी, लेकिन अब होगी। तो ज़्यादा रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन सारे एरियाज में अब हो पाएगा। सेंटर ने अमेंड किए हैं रूल्स, ज़्यादा पावर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर को। राइट, कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो बता दीजिए, नेम बताइए मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। सो रिसेंटली ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को अमेंड किया गया है और अब इससे होगा क्या? इससे सिंपल ये होगा कि अभी तक
जो भी प्रपोजल्स होते थे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन ब्यूरो के, उनको अप्रूवल चाहिए होता था फिनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद ही वो जो मैटर होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचते थे। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का सीधा सीधा संपर्क इन लोगों से होगा, ऑफकोर्स सेक्रेटरी वगैरह के थ्रू, लेकिन होगा। चलिए, व्हाट वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज वाइपर प्रोग्राम? नासा का वाइपर प्रोग्राम जो कि कॉल ऑफ कर दिया है नासा ने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद, काफ़ी सारी डिले के बाद अब ये प्रोग्राम कॉल ऑफ कर दिया गया है। ये प्रोग्राम जो था ये था किस ऑब्जेक्टिव से? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मार्स एक्सप्लोर करना नहीं था, टू इन्वेस्टिगेट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन मून। मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे पानी है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए इस नासा वाइपर को भेजा जा रहा था। ठीक है, और वाइपर फुल फॉर्म क्या है भाई इसका, वाइपर का? सो वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये मून के साउथ पोल पे जाना था। वैसे 2023 में जाना था, फिर 24 भी आ गया, पर अभी तक नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। और नासा ने एक्रोबैटिक टेक्नोलॉजी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, इनके साथ में टाई अप किया था। ये अपना लैंडर भेजने वाले थे और इनके लैंडर का नाम था ग्रिफिन मून लैंडर, और उसी लैंडर में से निकल के रोवर चांद की सतह पे चलता, ये वाइपर रोवर। लेकिन अब नासा ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, डिलेज भी बहुत हो रहे हैं, पैसे भी बहुत लग चुके, वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू। हालांकि ये जो ग्रिफिन मून लैंडर है अगले साल ये तो चांद पे जाएगा, ऐसा कहा है एस्ट्रोबॉटिक ने। Which organization partnered with Madras Motor Sports Club to supply Storm X फॉर इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप? स्टॉर्म एक्स एक ऐसा फ्यूल है जो कि स्पीड रेसिंग जो होती है उसके अंदर काम में लिया जाता है। सो ये स्टॉर्म एक्स सप्लाई किया जाएगा मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब को, ताकि ये जो अपकमिंग इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप है इसमें फ्यूल यूज किया जा सके। आपसे पूछा जा रहा है स्टॉर्म एक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है भाई? पार्टनर भी उन्होंने किया होगा। आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टॉर्म एक्स फ्यूल लॉन्च किया है जो हाई स्पीड रेसिंग कंपनी कार्स के अंदर जाएगा। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दो ऑर्गेनाइजेशन की मर्जर से बनी थी। कौन कौन सी थी? इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड। चलिए, व्हाट इवेंट डज इंटरनेशनल मून डे कमोमरेट एनुअली? अब जिन बच्चों ने डेली से ये देखा होगा, आपने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा, बाकियों ने तो वैसे ही नहीं पढ़ा ना, परचम से तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा। सो ये मैं अभी बता देती हूँ। इंटरनेशनल मून डे कब आता है? 20th ऑफ जुलाई को आता है। ये कब आता है? 20th ऑफ जुलाई को आता है। पहली बार कोई व्यक्ति जब चांद पे पहुंचे थे तो उसकी याद में हम इंटरनेशनल मून डे मनाते हैं, उसके ऑनर के अंदर। सो इंटरनेशनल मून डे कमोमरेट क्या करता है? मैंने ही आपको बता दिया, फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून बाय अपोलो 11। तो 20th जुलाई को मून डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये हैं वो व्यक्ति जो सबसे पहले चांद पे पहुंचे थे। क्या नाम है इनका? बड़ा बच्चों वाला सवाल है, पर बताइए, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। सो फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून कौन से मिशन से पहुंचे थे? वो अपोलो 11 से। कौन से साल में? 1969 में। व्यक्ति का नाम आप बताओगे। और इस साल की थीम रखी गई है इल्यूमिनेटिंग द शैडोज, परछाइयों को भी जगमगा देना, इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। द बुक्स विंग्स टू आर होप वॉल्यूम 1 इज अ कंपाइलेशन ऑफ। हाल ही में एक किताब रिलीज की गई, विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 1। ये किस चीज का कंपाइलेशन है? ये कंपाइलेशन है सिग्निफिकेंट स्पीचेस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की जो स्पीचेस हैं उनका कंपाइलेशन है ये। और ये देखिए किताब का कवर है, ये प्रेसिडेंट साहिबा खड़ी हुई हैं एकदम। सो विंग्स टू आर होप वॉल्यूम 1, जो भी प्रेसिडेंट साहिबा ने अभी तक इंपॉर्टेंट स्पीचेस दी हैं उनका कंपाइलेशन है। किसने लॉन्च किया? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रपति भवन में लॉन्च किया इसको। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र लोकेटेड? भारत का पहला ओवरसीज यानी भारत से बाहर जन औषधि केंद्र जहां पे सस्ती सुंदर टिकाऊ जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, भारत में बनी हुई। तो ये जन औषधि केंद्र कहां खोला गया है? सबसे पहला मॉरिशस के अंदर। सी विल बी द राइट आंसर। सो एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया भारत का पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस के अंदर, और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगनौथ जी भी वहाँ पे मौजूद थे। अब इससे होगा क्या? सस्ते में बनी हुई दवाइयाँ, जेनेरिक मेडिसिन मॉरिशस के लोग यूज कर पाएंगे। अंडर द लाड़का भाव योजना, हाउ मच स्टाइपेंड ऑफ जॉब सीकर्स विथ क्लास 12 क्वालिफिकेशन रिसीव पर एनम?
ओके। सो लाड़का भाव योजना, लाड़का भाव योजना महाराष्ट्र ने हाल ही में अनाउंस की है। नाम अभी टेंटेटिव है, हो सकता है फ्यूचर में नाम चेंज हो जाए। लाड़का भाव यानी प्यारा बेटा, है ना। सो इसमें जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इस तरह से अलग अलग लेवल बनाए, डिप्लोमा ले चुके हैं, और अगर वो जॉब का प्रशिक्षण लेते हैं सरकारी संस्थानों में जाकर के, जो डेजिग्नेटेड हैं, तो उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्लास 12 क्वालिफिकेशन अगर कर ली है और आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? 6,000 रुपीज पर एनम हर साल। सो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया था लाड़का भाव जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम। इससे जो ऐसे यूथ हैं जो एम्प्लॉयबल एज के हैं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, वो 12th पास होंगे तो उनको 6,000 रुपये, डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8,000 रुपये, बैचलर हैं तो 10,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा, और साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाद उनकी नौकरी लग सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र ने लाड़की बहन योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत अगर कोई भी फीमेल है, वो मैरिड हो, डिवोर्स हो, पति ने छोड़ दिया है, डेथ हो गई है, डाउन टॉर्डन है, बिल्कुल कोई रख रखाव करने वाला नहीं है, तो उनको 1,500 रुपये प्रति माह का एक पेमेंट दिया जाएगा उनके अकाउंट के अंदर, और इसके अंदर हर फैमिली से 1 अनमैरिड विमेन को भी ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो लाड़की बहन पहले लॉन्च किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज की विमेन के लिए और गर्ल्स के लिए, और अब मंथली स्टाइपेंड स्कीम आई है बॉयज़ के लिए लाड़का भाव नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव द स्कॉच गोल्ड अवार्ड? हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड एक संस्था ने रिसीव किया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी वो संस्था है? आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। अब स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्यों मिला भाई? ऐसा क्या इन्होंने उत्कृष्ट किया? समस्त जो प्रोजेक्ट है उसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने की वजह से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समस्त क्या है? शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि जहां बिजली बन रही है और फिर उस बिजली को डिस्कॉम्स तक प्रोवाइड करना, जो आगे फर्दर बांटेंगे, तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें जो पैसे का भी लेन देन होता है, इन सब का प्रॉपर मेंटेनेंस समस्त पोर्टल से रखा जाता है, और प्रॉपरली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है BSPTCL को। और बिहार पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने इस समस्त प्रोजेक्ट के सारे मॉड्यूल्स को ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया है। ठीक है जी, हो गया क्लैरिटी? अब ये लीजिए, 40th क्वेश्चन बोलता है हु ऑथर्ड द बुक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश? हिंदी में ये किताब है। सो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, ये जो किताब है किसने लिखी है आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा डॉक्टर शीलवंत सिंह। डॉक्टर शीलवंत सिंह जी ने किताब लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है, हिंदी में भी लिखी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए काम किया जा रहा है 2022 से 27 तक के कार्यकाल के अंदर। तो उसी थीम के ऊपर लिखी गई है ये किताब। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, दोनों। और इसी के साथ एक और किताब योगी आदित्यनाथ के प्रेरक प्रसंग, किसने लिखी है? डॉक्टर शीलवंत सिंह जी ने लिखी हैं। और ये अब आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। 40 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको दे दिया, पूरा डिस्कशन हमने कर लिया, पूरे हफ्ते की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो इस डिस्कशन में आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको डेली ढंग से पढ़ना है तो आपको डेली सीए ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रिविजन सेशन लीजिए ताकि प्रैक्टिसेस बनी रहें। मंथली नोट के ऊपर हम फिर से एक रिविजन सेशन लाते हैं, वो अटेंड कीजिए ताकि पूरे महीने का ब्रशअप हो जाए। जो बच्चे काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, नहीं डेली फॉलो कर पाते या श्रद्धा ही नहीं है, तो आप फिर मंथली सीए पे चले जाइए, उसमें भी मोटी मोटी सारी न्यूज़ एक बार की आ जाती हैं, ठीक है, वो सर लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है वेयर इज कातरगामा एसला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? हाल ही में कातरगामा एसला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है किसी एक देश में, कहाँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये था आज का सेशन। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी गुरु पूर्णिमा अगेन। वेबसाइट चालू हो चुकी है, एक्सेस कर लीजिएगा, ऐप फंक्शनल है, एक्सेस कर लीजिएगा। कोई भी समस्या प्रॉब्लम आ रही है तो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिख सकते हो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हैप्पी संडे, बाय बाय।